स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे ब्रिक, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल। एंड दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कुछ नेम, जैसे कि सबसे पहले अलुमिना, सेकेंड सिलिका, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। अलुमिना 20 to 30%, सिलिका 50 to 60%, लाइम 4 to 5%, आयरन ऑक्साइड 5 to 6% एंड मैग्नीशिया लेस देन 1%। तो सबसे ज़्यादा ये जो कंपोजिशन है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस चीज़ की है? सिलिका। तो ब्रिक में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? सिलिका। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अभी मैंने जिस ऑर्डर में आपको ये लिखवाया है, इस ऑर्डर में ही ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है आप केमिकल भूल जाओ, किसी तरह का नाम हो सकता है, अलुमिना भूल गया, हो सकता है आयरन ऑक्साइड भूल गया, कुछ भूल गया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा टर्म बनाया हुआ है। तो वो टर्म क्या है? देखिए, असली मैंगो, असली मैंगो। ओके, असली मैंगो से याद रखिएगा ईटे को। ए फॉर अलुमिना, एस फॉर सिलिका, एल फॉर लाइम, आई फॉर आयरन ऑक्साइड, असली हो गया मैंगो, मैग्नीशिया, Ma। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशिया। तो असली मैंगो आप याद रखना, इट इज कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। और इन परसेंटेज को आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इन परसेंटेज को डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। ओके, तो ये है ब्रिक का कंपोजिशन। अब हम चलते हैं इनके इंडिविजुअल कंपोजिशन का इफेक्ट क्या है। अलुमिना का क्या काम है, सिलिका का क्या काम है, लाइम का क्या काम है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, इम्प्योरिटीज कितने तरह के होंगे ब्रिक में, कौन कौन से मतलब घातक होंगे, उन सब चीजों को देखेंगे, है ना। इन सब चीजों से काफी प्रश्न हमें पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो। यूपीएससी तो खास करके पूछता ही पूछता है, एसएससी जेई तो अजीबोगरीब टाइप से इन सब चीजों को पूछता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए अलुमिना। ओके, तो हम देखेंगे अलुमिना के बारे में। तो आप सभी को मैं बता दूं, जो हम ब्रिक बनाएंगे ना, तो ये ब्रिक अर्थ से बनाते हैं, मतलब जो मिट्टी आपके पास अवेलेबल है, क्ले, इसको यूज करके ब्रिक बनाई जाती है। ओके, तो ब्रिक बनाने का जो प्रक्रिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पहले मैं कुछ उसके पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग बता दूं। जो प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या है कि जो मिट्टी है उसको साफ सुथरा करेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर उस मिट्टी को लेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे, मतलब जो भी आपको वाटर वगैरह मिक्स करना है उसको प्रिपेयर करेंगे, एक पेस्ट प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको एक ढांचे में डालेंगे, जिसको कहते हैं मोल्ड, है ना, ढांचा, उसमें डालेंगे। फिर ढांचे में डालेंगे, फिर ढांचे में क्यों डालेंगे? ताकि एक प्रॉपर एक यूनिफॉर्म शेप मिले ब्रिक को, है ना, टू प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म शेप। तो इसके लिए हम ढांचा का प्रयोग करते हैं। तो ढांचे में डाल के बना लिया, फिर उसको सुखाएंगे ब्रिक को, है ना, ताकि उससे जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। फिर जब ब्रिक आपका सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, फिर उसको क्या कर देंगे? भट्टी में डाल देंगे, जला देंगे। ओके, तो इससे क्या होती है? फिर उसमें स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है। तो ये सारे प्रोसेस हैं एक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के। ओके, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ब्रिक का शेप, साइज, उसका क्लासिफिकेशन, सब कुछ बताऊंगा, बहुत ही गंभीर रूप से बताऊंगा, बहुत ही विस्तार रूप से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी सबसे पहले कंपोजिशन पे ध्यान देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ब्रिक वाले चैप्टर का। तो जो आपका सबसे पहला कंपोजिशन इट इज अलुमिना। तो अलुमिना क्या करता है? ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या है सुनिए। ये क्या करता है, जो आपका क्ले है ना, उसमें अगर अलुमिना प्रेजेंट है, तो आपकी मिट्टी में अगर अलुमिना प्रेजेंट है, तो अलुमिना क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। और पानी को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो उस कारण से क्या होगा? उसमें एक प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आएगी। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी आने के कारण क्या होगा? आप क्ले को अच्छे से ब्लेंड कर पाओगे, मिक्स कर पाओगे, प्लस उसको अच्छे से आप ढांचे में डाल के मोल्ड कर पाओगे। इट कैन बी मोल्डेड इजीली। तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कहीं ना कहीं। क्योंकि आप अगर कोई भी मिट्टी को अच्छे से अगर मोल्ड नहीं कर पा रहे हो, ढांचे में उसको डाल के एक यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब है? फिर ईटा कैसे बनेगा? ठीक है, तो अलुमिना का ये रोल है कि इट एब्जॉर्ब वाटर एंड इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द सॉइल, एंड सो द ब्रिक कैन बी मोल्डेड। ओके, या फिर द सॉइल कैन बी मोल्डेड। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अभी मान लीजिए कि अलुमिना अगर अधिक क्वांटिटी में आ गई, अगर बहुत ज्यादा आपने अलुमिना प्रोवाइड कर दिया, तो इस कारण से क्या होता है? अगर अलुमिना बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है।
अलुमिना बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो आप मोल्ड कर देंगे। आप अभी क्या करोगे, अभी तो ईटा आपने बना के रख दिया, लेकिन उसको सुखाओगे भी तो आपको उसे सुखाना है। ड्राई करोगे तो जितना पानी एब्जॉर्ब किया उतना पानी वो छोड़ेगा, तो ज्यादा श्रिंकेज या फिर क्रैक डेवलपमेंट होने की ज्यादा चांसेस है, कहीं ना कहीं क्रैक डेवलपमेंट होने की अधिक चांसेस है। तो अलुमिना अगर ज्यादा है तो वो ब्रिक जल्दी क्रैक हो जाएगा। ओके, और जब उसको भट्टी में डालोगे सुखाने के बाद, जब पकाओगे तो वो हार्ड हो जाएगा, कहने का मतलब वो ब्रिटल हो जाएगा। स्ट्रेंथ तो होगी लेकिन वो ब्रिटल ज्यादा हो जाएगा, समझ में आया, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, नाउ अलुमिना का और एक खास प्रॉपर्टी है कि अगर ये अलुमिना प्रेजेंट है आपके अर्थ में, तो ये इसके कारण एक फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी भी आती है ना, इसके कारण एक फायर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी आती है। इसलिए हम कहते हैं कि इफ अलुमिना इज प्रेजेंट देन इट इज फाउंड टू बी रिफैक्टरी। रिफैक्टरी मतलब जो इंडस्ट्रीज में या फिर फैक्ट्री में जो हम यूज करते हैं, ओके, जो मटेरियल रिफैक्टरी सेरामिक्स उसे कहा जाता है, जिसकी हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी या फिर टेम्परेचर रेजिस्टिंग कैपेसिटी अधिक हो, वो बेसिकली अलुमिना के कारण होती है। जैसा कि हमने सीमेंट में देखा था, हाई अलुमिना सीमेंट, तो उसका हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी काफी अच्छी थी, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर आपके अर्थ में, सॉइल में, जिसको यूज करोगे ब्रिक बनाने के लिए, उसमें अगर अलुमिना प्रेजेंट है सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो उसकी हीट रेजिस्टिंग कैपेसिटी काफी अच्छी होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हमने आपको बताया अलुमिना से रिलेटेड। तो इन 3 पॉइंट्स को फटाफट लिख लीजिए। तो लिखिए, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द सॉइल, कॉमा, so that it can be molded easily, next point, if it is in excess, अगर ये अधिक है in soil, then it causes cracking of brick on drying, brick आपका सूखेगा तो फट जाएगा, and जब आप उसको जलाओगे, भट्टी में डालोगे, तो वो ब्रिटल हो जाएगी। ओके, ब्रिटल, एक ब्रिटलनेस सी आती है उसमें। नेक्स्ट, सॉइल या फिर क्ले कह लो, ओके, having high alumina resist high temperature, so it is found to be very much refractory, मतलब आप इंडस्ट्रियल यूज में इसको ले सकते हैं, जैसे कि क्लीन वगैरह बनाने में, है ना, मतलब चिमनी वगैरह बनाने में इस तरह के ईंटों का यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे मिट्टी का बना हुआ ईंटे को यूज कर सकते हैं जिसमें अलुमिना कंटेंट अधिक है, क्योंकि अगर अलुमिना कंटेंट अधिक है तो अधिक हीट को झेल पाएगा। अधिक हीट को झेल पाने का क्या मतलब है? अधिक हीट को झेल पाने का ये मतलब है कि देखो, ब्रिक में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट है उसका केमिकल कंपोजिशन है ब्रिक का, तो होता क्या है, कभी कभी जैसे हमने सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखा था कि हम जब रॉ मटेरियल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल एक साथ फ्यूज करते हैं, एक साथ रिएक्ट करके एक अलग ही कोई कंपाउंड बन के निकलता है, जैसे बॉगी कंपाउंड हमने देखा था, क्लिंकर बन के निकलता है। तो वहां पे सीमेंट की उतना हीट रेजिस्टेंस करने की क्षमता थी और उतना ही रेजिस्ट कर पाया, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर है 1600 से 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पे आप जनरल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट केमिकल्स के बीच में एक फ्यूजन हुई और एक अलग ही कोई कंपाउंड निकल के आई, जिस कारण से सीमेंट में जब आप वाटर मिक्स करते हो तो उस कारण से हाइड्रेशन होती है, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है। तो वो जो प्रोसेस है न्यू कंपाउंड बनने का, तो वो चीज इसमें नहीं होगी अगर अलुमिना ज्यादा है तो। मतलब जितना ज्यादा अलुमिना उतना ज्यादा हीट रेजिस्टिंग कैपेबिलिटी उसकी बढ़ती रहेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका डीमेरिट मैंने आपको बता दिया, उसका डीमेरिट क्या था अगर बहुत ज्यादा हो गया तो, कि क्रैक फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब आप इस तरह के ईंटे को बर्न करोगे ना तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर एक ब्रिटलनेस सी आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी अलुमिना। अब हम देखेंगे सिलिका के बारे में। तो सिलिका ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्रिक का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अभी इसका काम क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सबसे अधिक परसेंटेज में रहती है, 50 to 60%। ओके, इसका सबसे अधिक परसेंटेज है। प्लस सिलिका जो है ब्रिक में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सिलिका क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू ब्रिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी बात, अब बात करते हैं सिलिका किस फॉर्म में आपके ब्रिक में या फिर क्ले में प्रेजेंट रहता है। सिलिका मतलब आप जानते हो सैंड, सैंड का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, मैंने बताया था आपको सिलिका, तो वही है सिलिका। तो सिलिका या फिर फ्री फॉर्म में एज ए सैंड प्रेजेंट हो सकता है,
या फिर इन कंबाइंड फॉर्म प्रेजेंट हो सकता है। अब कंबाइंड फॉर्म में अगर प्रेजेंट रहेगा तो किसके साथ कंबाइंड करेगा, इट विल बेसिकली कंबाइंड विद अलुमिना। ये अलुमिना के साथ कंबाइंड होके प्रेजेंट रहेगा इन फॉर्म ऑफ अलुमिना सिलिकेट, इन फॉर्म ऑफ अलुमिना सिलिकेट के फॉर्म में ये कंबाइंड होके प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका दो फॉर्म है, या फिर फ्री फॉर्म या फिर कंबाइंड फॉर्म। ओके, नाउ तीसरी बात जो सिलिका के बारे में आपको जानना है कि देखो सिलिका जो है ना, आप जब ब्रिक को जलाओगे, गर्म करोगे, ओके, तो उस वक्त फ्यूजन होती है बहुत सारी चीजों की, मतलब बहुत सारी चीज मेल्ट होते हैं। ठीक है, जब मेल्ट होंगे तो वो एक अलग ही कुछ कंपाउंड बनेगा, फिर बाइंडिंग वगैरह होगा। तो सिलिका जो है ये जनरली जल्दी से मेल्ट नहीं करता है, कितना भी हाई टेम्परेचर बढ़ा दो ये मेल्ट नहीं करेगा, इट इज इनफ्यूजिबल, ये मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो, प्रेजेंट हो आपके मींस ब्रिक सॉइल में, जिस कारण से सिलिका मेल्ट हो पाए, ओके, तो क्या होगा, सिलिका मेल्ट होगा, फ्यूजन होगा, तो ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ाएगी। ठीक है, ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ाएगी, एक कोहेसिवनेस बढ़ाएगी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ाएगी अगर उसका फ्यूजन हो रहा है तो, जिस कारण से आपका ब्रिक का जो ओवरऑल हार्डनेस है एंड ड्यूरेबिलिटी ये इंप्रूव होगी। तो ऐसा मटेरियल जो कि सिलिका को फ्यूज होने में मदद करे, उस तरह के मटेरियल को हम कहेंगे फ्लक्स। ओके, और फ्लक्स के जो एग्जांपल है इट इज लाइम या फिर आयरन ऑक्साइड या फिर लाइम। ठीक है, ये दोनों एज ए फ्लक्स एक्ट करते हैं जो कि सिलिका को फ्यूज होने में मदद करते हैं। और जब सिलिका फ्यूज होता है तो उसके कारण वो फ्यूज्ड मास या फिर मेल्टेड मास के कारण आपके ब्रिक में हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी आती है। सिलिका का और क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स क्रैकिंग ऑफ ब्रिक, इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, इट प्रिवेंट्स वार्पिंग ऑफ ब्रिक। अभी क्रैकिंग, श्रिंकेज ये सब चीजें तो आपको पता है, वार्पिंग मतलब क्या पता है, देखो ब्रिक एकदम ऐसा सीधा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वार्पिंग अगर होता है उसमें तो ये मान लो आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आप ब्रिक को रख दिए, ईटा ऐसे सीधा दिखेगा, लेकिन अगर वार्पिंग हो चुका है ब्रिक में तो आपका ब्रिक थोड़ा सा मुड़ जाएगा। यहाँ पे तो ज्यादा मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से मान लो ब्रिक अगर मुड़ गया तो इसको हम कहेंगे वार्पिंग। ठीक है, मतलब फोल्ड होना, कोई चीज का फोल्ड होना, तो इस तरह से अगर फोल्ड होगा मतलब मुड़ रहा है तो इसे कहेंगे वार्पिंग। तो सिलिका इन सब चीजों को प्रिवेंट करता है, क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है और वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स को प्रिवेंट करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं सिलिका के, क्या क्या, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग, सबको मतलब ये सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ अभी जो हार्डनेस और ड्यूरेबिलिटी है ये बेसिकली कब आती है, जब सिलिका मेल्ट होता है ना, मतलब जब फ्यूज होगा। अब ये फ्यूज ऐसे जनरली फ्यूज नहीं होगा, कब वो फ्यूज होगा, जब हमारे जो सॉइल में थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड या फिर लाइम अगर प्रेजेंट है तो वो फ्यूज होगा, तो उस कारण से इंप्रूव्ड हार्डनेस एंड ड्यूरेबिलिटी आपको देखने को मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर सिलिका बहुत ज्यादा अगर प्रेजेंट है अधिक मात्रा में तो क्या प्रॉब्लम है। अगर सिलिका अधिक मात्रा में प्रेजेंट है तो ये ओवरऑल कोहेजन या फिर बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ना, कोहेसिवनेस को डिक्रीज कर देता है, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होने का जो कैपेबिलिटी है इस चीज को रिड्यूस कर देता है, कोहेजन कह लो, एडेशन कह लो, इन सब चीजों को रिड्यूस कर देता है अगर ये अधिक क्वांटिटी में है तो, है ना। तो इस कारण से जो आपका ब्रिक है वो ब्रिटल हो जाता है, समझे, ब्रिक बिकम्स ब्रिटल, ओके, बिकॉज इट reduces the cohesion between the different particles, ओके। वेल, तो ये सारे हैं आपके सिलिका के बारे में। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। ये जितने भी बात हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये सब चीज एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से सुनना है और जो लिखवाएंगे उसको अच्छे से नोट करनी है और टाइम टू टाइम रिविजन करनी है, बाय हार्ट करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो अभी हम लिखवाएंगे रिलेटेड टू सिलिका इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वन बाय वन लिखना शुरू करिए। फर्स्ट पॉइंट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। सेकेंड पॉइंट, इट मे प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्री सैंड, फ्री सिलिका या फिर जैसे कि सैंड, और इन कंबाइंड फॉर्म
दैट इज अलुमिना के साथ कंबाइंड करके प्रेजेंट रहेगा अल्यूमिनो सिलिकेट के फॉर्म में। ये किसी दो रूप में ये आपके ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट, सिलिका इज जनरली इनफ्यूजिबल मटेरियल एट हाई टेम्परेचर, मतलब कितना भी अधिक आप टेम्परेचर इंक्रीज करो ये मेल्ट नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे सॉइल में स्मॉल क्वांटिटी में कुछ ऐसे मटेरियल प्रेजेंट है जो कि उसको मेल्ट करने में हेल्प करे, जिसको हम कहते हैं फ्लक्स, जैसे कि आपका लाइम या फिर आयरन ऑक्साइड, देन वो मेल्ट होगा। तो वो मेल्ट होने के कारण आपको क्या इंप्रूव होगा, आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगे, जैसे कि बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंप्रूव होगा, हार्डनेस मिलेगा आपको ब्रिक में, ड्यूरेबिलिटी ब्रिक की बढ़ेगी। ड्यूरेबिलिटी मतलब लॉन्जिटिविटी, लॉन्ग लास्टिंग, कौन कितना ज्यादा लास्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट, सिलिका इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, इसके कारण ये सब चीजें कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म शेप ऑफ ब्रिक, मतलब एक ब्रिक को एक यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करने में ये मददगार है सिलिका। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जामिनेशन में ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट इज इन एक्सेस, अगर ये अधिकतम है मतलब अधिक क्वांटिटी में है, तो इसके कारण क्या होगा, ये आपके ब्रिक को ब्रिटल और कमजोर बना देगा, ब्रिटल एंड फेयरेबल एज इट रेड्यूसेस। क्यों? क्योंकि अगर ये अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, तो ये आपके जो ब्रिक अर्थ है उसमें डिफरेंट मटेरियल के बीच में जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है, मतलब एक दूसरे से चिपकने के, एक दूसरे बाइंडिंग प्रॉपर्टी या फिर एडहेसिव प्रॉपर्टी, उस चीज को ये रेड्यूस कर देता है, उस चीज को ये कम कर देगा। इसलिए आपका जो उसमें प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होगी तो आपका ब्रिटल हो जाएगा ब्रिक, या फिर कमजोर कमजोर ईटा आपको मिलेगा, है ना। तो सिलिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है ब्रिक का, और इसके ये सारे फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हमेशा इससे देखने को मिलेंगे, खास करके इन सब बातों को याद रखिएगा, ब्रिटल, फेयरेबल, क्योंकि रेड्यूसेस द एडेशन, या फिर इसकी जगह कोहेजन भी लिखा आपको किसी किसी ऑप्शन में लिखा मिल सकता है, क्रैकिंग, श्रिंकेज, वार्पिंग, ओके, यूनिफॉर्म शेप, इन सब पॉइंट्स को जो हाईलाइट करवाया उनको ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग प्रॉपर्टी, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, और जो यहाँ पे फ्लक्स के रूप में काम करता है वो क्या है, लाइम या फिर आयरन ऑक्साइड, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लस और क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट स्ट्रेंथ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। ओके, तो दिस इज योर सिलिका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंपोजिशन के ऊपर, एंड दैट इज लाइम, जो यहाँ पे अभी हमने देखा, जिसका जिक्र आया था सिलिका के अंदर, लाइम। तो लाइम का डिटेल्स हम लेते हैं अब। तो लाइम ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगेन इसकी जो परसेंटेज है एक अच्छे सॉइल में, जिसको यूज करके एक अच्छा ब्रिक आप बनाओगे, मींस कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक में, इसका जो परसेंटेज है इट रेंजिंग फ्रॉम 4 to 5% एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। ठीक है, अब इसका काम क्या है, तो इसका सबसे पहला फंक्शन है, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू दी ब्रिक, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द ब्रिक, इसके कारण ब्रिक में स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसकी क्या है कि जब ब्रिक सूखेगा ना, जब ब्रिक ड्राई होता है, तो उस वक्त श्रिंकेज होने की ज्यादा चांसेस होती है। श्रिंकेज मतलब क्या पता है, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी ब्रिक। अब ये जो वॉल्यूम रिडक्शन है, इट्स नेचर इज मतलब रिडक्शन हो रही है, मतलब एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कंप्रेसिव नेचर का होता है। श्रिंकेज इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर, इस बात को आप ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो it also prevents shrinkage on drying ये होगी सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू लाइम। थर्ड, ड्राइंग ऑफ ब्रिक, कंप्लीट करिए, ड्राइंग ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट देखो, अगर
कुछ अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये क्या करती है, ये फ्लक्स के रूप में काम करता है, जो कि जो सिलिका को मेल्ट होने में काम करता है। अगर सिलिका मेल्ट होगा तो मेल्टिंग होने के कारण एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, मतलब ये डिफरेंट ब्रिक, मतलब ब्रिक अर्थ के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके एक यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करने में मदद करती है कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? एक यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करने में मदद करती है। लेकिन अगर इसी का क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा सिलिका मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया, तो आपका जो भी शेप आपका बना था वो शेप लूज हो जाएगा, मतलब ब्रिक मेल्ट हो जाएगा, आप ऐसे कह सकते हो। तो एक अगर जितना क्वांटिटी हमने यहाँ पे जितना परसेंटेज इसका बताया, अगर उस परसेंटेज में प्रेजेंट है तो चलेगा, तो अच्छा है, क्योंकि ये एक फ्लक्स के रूप में काम करेगा, एक सिलिका को मेल्ट होने में मदद करेगी, तो एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी आएगी, जिस कारण से एक यूनिफॉर्म शेप, आप शेप कोई पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो आपका ब्रिक मेल्ट हो जाएगा, ओके, और उसका शेप वो खो देगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए, इफ इट इज प्रेजेंट इन सुटेबल प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे लिखिए, इसको काट दीजिए, ऐसे लिखिए, इट एक्ट एज फ्लक्स, इट एक्ट एज फ्लक्स helps in melting of silica and impart binding property which is helpful in providing an uniform shape to the brick, ऐसे आप कंप्लीट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट, अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो क्या होगा? इफ इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, it causes, जस्ट ए मिनट, पेज लोड नहीं हो रहा है, जस्ट ए मिनट, causes brick to melt and lose its shape। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब और एक प्रॉब्लम का बात करते हैं। अगर लाइम, आपका जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसमें लाइम एज इट इज रह गया, बहुत सारा लाइम अगर रह गया है ब्रिक में, ठीक है, तो वो क्या होगा, बाद में ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और आपको पता है जब पानी के साथ लाइम रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, स्लेकिंग ऑफ लाइम होती है, जिस कारण से डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइम बनता है। तो स्लेकिंग ऑफ लाइम होने के कारण क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगा, ये एक्सपेंशन होगी, मतलब क्रैक डेवलपमेंट होगी कहीं ना कहीं, और ब्रिक आपका क्या होगा, टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। समझ में आया? इस पॉइंट को लिखिए, if the lime is left in brick it react with water quickly and slaking of lime occurs, resulting in crack development and disintegration of brick
नेक्स्ट पॉइंट, इफ लाइम इज इन एक्सेस, अगर ये अधिक क्वांटिटी में है तो ब्रिक के कलर पर भी इफेक्ट करता है। तो ब्रिक का जो कलर है वो जनरली लाल रंग दिखता है, ब्रिक का कलर जैसा रेड, थोड़ा रेड रेड टाइप दिखता है, लेकिन अगर लाइम बहुत ज्यादा है तो ब्रिक का जो कलर है वो रेड से पीलापन उसमें एक आ जाएगी। ओके, ये कलर उसका चेंज कर देगा, रेड टू येलो। ओके, इन एक्सेस color of brick changes from red to yellow. Color of brick changes from red to yellow. इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आपको आना चाहिए। देखो, जनरली लाइम CaO की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज कि ये कार्बोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक तरह का लाइम का फॉर्मेशन है, CaCO3। ओके, तो अगर इस फॉर्म में अगर आपका लाइम प्रेजेंट है आपका मिट्टी में, तो मैंने क्या बोला था, लाइम एक तरह का फ्लक्स जैसा एक्ट करता है जो कि सिलिका को फ्यूज होने में मदद करती है। तो फ्यूज जो होगा, सिलिका जो मेल्ट होगा, फ्यूज होगा, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। जिस टेम्परेचर पे सिलिका फ्यूज होगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन पॉइंट, है ना। तो अगर लाइम आपका कार्बोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है देन इट रेड्यूसेस द फ्यूजन पॉइंट। ओके, तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इन कार्बोनेटेड फॉर्म, ये अतिरिक्त पॉइंट है। ओके, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले, इन कार्बोनेटेड फॉर्म इट reduces the fusion point। ओके, नाउ अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसे मैं मार्क कर देता हूं, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ये किसी तरह से जो ईंटे का कलर उसको लाल से पीला बदल देता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, क्रैक डेवलपमेंट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक। ओके, क्यों? क्योंकि लाइन का स्लेकिंग होगा, इस कारण से वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो क्रैक डेवलपमेंट एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक हो जाएगा। प्लस अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो ब्रिक मेल्ट हो जाएगा एंड लूज इट्स शेप। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हमेशा डिफरेंट टाइम्स। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, श्रिंकेज, इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज को अंडरलाइन करिए। और सबसे पहला वाला पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ को अंडरलाइन करिए। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, स्ट्रेंथ हो गया, श्रिंकेज हो गया, फिर मेल्ट एंड लूज इट्स शेप, तीसरा पॉइंट क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन, क्रैकिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, रेड टू येलो। ओके, इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना लाइन से। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन है ब्रिक का, वो हम पढ़ेंगे आयरन ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। तो जो आयरन ऑक्साइड है वो जो जनरली आपके अर्थ में प्रेजेंट रहता है, मतलब ब्रिक सॉइल में प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है इन फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ओके, ये प्रेजेंट रहता है इन फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अभी आयरन का काम क्या है या फिर आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, तो देखिए, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर इसका लिखेंगे तो जैसा कि हमने लाइम में देखा था, लाइम के केस में क्या करता था, फ्लक्स। ओके, फ्लक्स के रूप में वो एक्ट करता था, जो कि सिलिका को फ्यूज होने में मदद करती थी। सिलिका फ्यूज कब होगा, जब उसको हीट करोगे। हीट किस स्टेज में आप प्रोवाइड करते हो, विच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में हम हीट प्रोवाइड करेंगे, बर्निंग, जो लास्ट प्रोसेस है। तो ड्यूरिंग बर्निंग सिलिका को फ्यूज होने में हेल्प करता है, और जब ये फ्यूज होता है, सिलिका मेल्ट होती है, तो डिफरेंट ब्रिक के पार्टिकल्स को बाइंड करता है, डिफरेंट ब्रिक के पार्टिकल्स को बाइंड करता है। इस कारण से आपका एक यूनिफॉर्म शेप वगैरह मेंटेन होती है, उसमें हेल्पफुल है। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होती है कहीं ना कहीं, एंड हार्डनेस डेवलपमेंट होती है कहीं ना कहीं, है ना। तो हम जो फर्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड लिख सकते हैं, इट इम्पार्ट्स, और इसके कारण कलर भी आती है, इसके कारण जनरली रेड कलर आती है अगर काफी ज्यादा ऑक्सीजन आपके प्रेजेंट है।
ओके, अधिक मात्रा में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट और बर्न हुआ है ब्रिक तो आपका जो कलर होगा ब्रिक का वो लाल होगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम था और ब्रिक को आपने बर्न किया है तो ये डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। ओके, प्लस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इट इंप्रूव्स द इम्परमिएबिलिटी, मतलब ब्रिक को ज्यादा इम्परमिएबल बनाएगा। तो इम्परमिएबल बनाएगा तो कुछ भी चीज उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, मतलब पोरोसिटी ब्रिक की कम होगी, तो जिस कारण से बाहर से ज्यादा केमिकल अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो कहीं ना कहीं ब्रिक का ड्यूरेबिलिटी आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, इसको लिखिए। तो सबसे पहला, इट imparts strength, hardness and color to the brick. Next point, it gives नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखिए, इट ऑल्सो एक्ट एज फ्लक्स, इट ऑल्सो एक्ट एज फ्लक्स एंड हेल्प्स इन melting silica या फिर फ्यूजिंग सिलिका during burning process which improves binding between different brick particles जिस कारण से स्ट्रेंथ आपका, जिस कारण से ये एक रीजन है जिस कारण से आपका स्ट्रेंथ मिलता है, ओके, एंड हार्डनेस मिलती है। नेक्स्ट, एक नोट बना के इसी में लिखिए, एक नोट बनाइए। जनरली मैंने क्या बोला, फेरिक ऑक्साइड के रूप में आपका आयरन प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर ये फेरस ऑक्साइड के रूप में अगर ये प्रेजेंट है, ओके, अगर ये फेरस ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है, फेरस ऑक्साइड, तो ये क्या करता है, जो फ्यूजन पॉइंट है उसको कम करता है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही सिलिका मेल्ट हो जाएगी या फिर फ्यूज हो जाएगी। ओके, तो कम टेम्परेचर पे अगर सिलिका मेल्ट या फिर फ्यूज हो रही है तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस जो आपको हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोवाइड करनी है, इसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कम क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोवाइड करने पर ही आपका अच्छे से ब्रिक की फॉर्मेशन हो रही है, तो आप अधिक क्वांटिटी ऑफ ब्रिक क्यों प्रोवाइड करोगे, है ना, तो इकोनॉमी अचीव होगी कहीं ना कहीं। ओके, तो ये लॉजिक है यहाँ पे। तो इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ, ये सारे जो बात हम कर रहे हैं, ये सारा अच्छे से अगर वीडियो को सुना है, चीजों को पढ़ा है, आपका इंटरव्यू कवर अप हो जाएगी, प्लस टेक्निकल मेंस ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर अप हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से सुनना है और टाइम टू टाइम रिवीजन करनी है, नोट्स बना के प्रैक्टिस करनी है, चीजों को क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा देंगे, बीएमसी के जितने भी आए, ईएस में, गेट में, एसएससी में, सब कुछ हम सॉल्व करवा देंगे वीडियो कंप्लीशन होने के बाद, कोर्स कंप्लीशन होने के बाद। इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ फ्यूजन पॉइंट, अगर ये फेरस ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट है तो। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट लिखिए, इट गिव्स रेड कलर after burning if excess of oxygen is present, excess of oxygen is present। ठीक है, अगर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और आपने ईटे को बर्न किया है, तो आयरन ऑक्साइड के बर्निंग के कारण आपका जो कलर डेवलप होगी वो लाल रंग डेवलप होगी। लेकिन अगर कम
ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो ऑन बर्निंग ऑफ आयरन ऑक्साइड जो कलर डेवलप होगी ये डार्क ब्राउन या फिर आपका ब्लैक कलर डेवलप होगी। ओके, इट गिव्स, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट गिव्स डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर on burning if oxygen is insufficient, just a minute। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट improves impermeability and provides durability to brick, ओके। तो ये था आपका आयरन ऑक्साइड के बारे में। तो इसमें जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं? ब्रिक को, सिलिका को फ्यूजन होने में हेल्प करता है, इम्परमिएबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, अंडरलाइन करिए। ऑक्सीजन अगर कम है और ये ब्रिक बर्न होता है, आयरन ऑक्साइड जब बर्न होता है तो डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर प्रोवाइड करती है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है तो रेड कलर प्रोवाइड करती है। प्लस ये स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कलर प्रोवाइड करती है। इन सब बातों को ध्यान रखना। इसका परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है, 5 to 6%, और 6% से अधिक जनरली नहीं होता है, ये 5 to 6% के रेंज में ही होता है। और इसका जो बेसिक पर्पस है, वो बेसिक पर्पस, दो बेसिक पर्पस क्या है? कलर और क्या कहते हैं उसे, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड आपका ड्यूरेबिलिटी तो अतिरिक्त फंक्शन हो गया, इम्परमिएबिलिटी को इंप्रूव करना। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट हमारे पास बचती है, और शायद लास्ट बचती है, फाइनल है, इट इज मैग्नीशिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोजिशन है एक अच्छे ब्रिक सॉइल की, और इसकी जो परसेंटेज है ये काफी कम मात्रा में रहती है, जनरली लेस देन 1%। ओके, लेकिन इसका जो फंक्शंस है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छे अच्छे फंक्शंस है इसके। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन, मैग्नीशिया का जो रंग होता है ये थोड़ा येलो कलर होता है, तो मैग्नीशिया के कारण थोड़ा येलोइशनेस आती है ब्रिक के अंदर। तो लिखिए, इट इम्पार्ट येलो कलर टू द ब्रिक, येलो कलर टू द ब्रिक, okay। Now second point, it reduces shrinkage, of brick, नेक्स्ट देखो ये क्या करती है, जब आपका जो ब्रिक है, ओके, ये जब बर्न होता है ना तो ईंटे को सॉफ्ट होने से बचाता है। ये जनरली ईंटे को सॉफ्ट होने नहीं देता है। अगर ईंटे को सॉफ्ट होने नहीं देता है तो ईंटा मुड़ेगा नहीं, जब बर्न होगा तो इस तरह से मुड़ेगा नहीं, मतलब ईंटा का वार्पिंग को प्रिवेंट करता है कहीं ना कहीं ये। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग इसका फंक्शन है, तो इसके बारे में लिखिए, इट स्लो डाउन the rate of softening of clay during burning, and reduces the warping of brick, लेकिन इसका एक डीमेरिट भी है और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है
ओके, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया decreases durability of brick, decreases durability of brick, क्योंकि because it lead to decay of brick, because it lead to decay of brick. ओके, तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू मैग्नीशिया, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नाउ तो अभी जो हमने एक पोर्शन कवर की, वो पोर्शन क्या कवर की, हमने पोर्शन कवर की व्हाट आर द बेसिक कंपोजिशन ऑफ ए गुड ब्रिक अर्थ। इस पोर्शन को हमने कवर किया। अब जो इसी में एक पोर्शन है, इट इज हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो ब्रिक अर्थ के लिए हार्मफुल हैं, जो अच्छे नहीं हैं। ओके, हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, इन सब से बहुत अधिकतम क्वेश्चंस आते हैं। हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक, सो इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक, तो इसमें सबसे पहला हार्मफुल इंग्रेडिएंट है लाइम। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, इफ लाइम इज प्रेजेंट इन एक्सेस, तो जो ब्रिक का कलर है ना, ये रेड से येलो हो जाती है। इफ लाइम is present in excess, color of brick changes from red to yellow। सेकेंड, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लाइम का। देखो, एडवांटेज में अगर बात करें लाइम, तो मैंने बताया था कि ये स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ इंपार्ट करता है ना, ड्यूरेबिलिटी इनहांस करती है कहीं ना कहीं, ये एक तरह का फ्लक्स मटेरियल के जैसा काम करता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, अगर लंप, इसका लाइम का लंप प्रेजेंट है, मतलब ढेला है ना, लाइम का ढेला अगर आपका ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट है, मतलब वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में, मतलब पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, एक ढेला है आपका। तो ऐसे केसेस में आपका क्या होगा कि जब आप बर्न करोगे ना, तो हीट हो जाएगा, कैल्सिनेशन होगा, तो वो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, वो ढेला जो है वो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब उस ईटे को, मान लो वो ईटे में वो ढेला रह चुका है, लंप ऑफ लाइम रह चुका है, जो कि क्विक लाइम में बदल चुका है। अभी उस ईटे को आपने अगर कहीं यूज किया स्ट्रक्चर में, अभी बरसात वगैरह हुआ, एक्सपोजर कंडीशन है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, रेनफॉल वगैरह हुई, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, क्विक लाइम का क्या होगा, स्लेकिंग प्रोसेस। अगर स्लेकिंग होगी तो उसकी जो वॉल्यूम है ना, वो बढ़ जाएगी, मतलब लगभग 2 से 3 गुना वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो अंदर ही अंदर स्पेस उतना रहेगा उस वॉल्यूम को एकोमोडेट करने के लिए, उस एक्सपेंशन को एकोमोडेट करने के लिए, तो सही है। अगर स्पेस नहीं है तो क्या होगा, ईटा जो है वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तो देखिए, इफ lump of lime is present in brick, it absorb moisture from atmosphere, and result in shrinkage, swelling, and ultimately disintegration of brick। मतलब ब्रिक टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लंप ऑफ लाइम नहीं होना चाहिए।
लाइम मस्ट बी ऑलवेज प्रेजेंट इन पाउडर फॉर्म, अगर प्रेजेंट भी है तो वो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए, ढेला प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ढेला प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम होगी। नाउ सेकेंड जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है इट इज आयरन पायराइट। तो आयरन पायराइट के कारण क्या होता है कि जो आयरन है इसका जब ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है तो इसके कारण ब्रिक का डिसइंटीग्रेशन होता है, और आयरन के प्रेजेंट होने के कारण, आयरन पायराइट के प्रेजेंट होने के कारण ब्रिक का जो कलर है उसमें चेंजिंग आता है, मतलब ब्रिक का कलर फेड हो जाता है, या फिर कह सकते हो डीकलराइजेशन होती है ब्रिक की। तो ये दो हार्मफुल है, हार्मफुल फंक्शंस है इसके। तो लिखिए, इफ आयरन पायराइट are present in brick, are present in brick, then due to formation of oxide, disintegration of brick may result, integration of brick may occur। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयरन पायराइट से रिलेटेड, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट ध्यान रखनी है कि आयरन पायराइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आयरन पायराइट is responsible for decolorization of brick, decolorization of brick। okay, next third harmful ingredient is alkalis जो प्रेजेंट रहती है इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सोडा एंड पोटास। ओके, अभी इसका खास करके दो बेसिक डिसएडवांटेज है। एक तो क्या है, एफ्लोरेसेंस होती है इसके कारण, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का जो एक परिणाम है, दुष्परिणाम है, वो क्या है, स्टेनिंग ऑन द ब्रिक, मतलब ब्रिक के ऊपर आपका सफेद सफेद धब्बा देखने को नजर आएगा, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अल्कली का। दूसरा क्या है, अगर अल्कली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो ये ब्रिक को मेल्ट कर देती है। ओके, ब्रिक आपका मेल्ट हो जाता है, और अगर ब्रिक आपका मेल्ट हो जाएगा तो वो अपना शेप जो है ना वो मेंटेन नहीं रख पाता है, मतलब उसका शेप डिटोरिएट हो जाता है। और बेसिकली क्या होता है, बेसिकली आपका ब्रिक जो है ना ट्विस्ट हो जाता है या फिर मुड़ जाता है, वार्प, ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग हो जाता है ब्रिक का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अल्कली, हेंस इट लूजेस इट्स शेप। ओके, तो इसके बारे में लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, it causes efflorescence and staining on the brick surface। second point, excess of alkali is responsible for twisting and warping of brick, hence brick loses its shape, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू अल्कली। अब जो नेक्स्ट हार्मफुल इंग्रेडिएंट है
अभी अपना कितना हुआ, आई थिंक 3 हार्मफुल इंग्रेडिएंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी फोर्थ, इट इज पेबल एंड ग्रेवल। पेबल मतलब छोटे छोटे अगर कंकड़ आपके ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट है तो उस कारण से क्या होगा, उस कारण से एक ही चीज होगा, पेबल एंड ग्रेवल अगर ब्रिक अर्थ में प्रेजेंट है तो वो जो क्ले है ब्रिक अर्थ उसका प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा, और अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगा तो इस कारण से क्या होगा, एक कमजोर ईटा बनेगा। और प्लस मान लो जो पेबल एंड ग्रेवल है ये बाद में ईटे से झड़ गया, ठीक है, अभी तो ईटे में प्रेजेंट था और सूख गया, जब ईटा ड्राई हो गया बर्न हो गया, लेकिन बाद में ईटे से झड़ गया तो उस जगह पे वो तो स्पेस खाली हो गया तो ब्रिक को पोरस बना दिया गया, है ना। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, तो ये एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम ब्रिक अर्थ प्रिपेयर करेंगे, मतलब ब्रिक बनाने के लिए जो मिट्टी है उसको जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें से पेबल एंड ग्रेवल को छांट के निकाल देंगे बाहर। ओके, देखिए, इट डज नॉट अलाउ, it does not allow clay to mix properly, to mix properly, which result in weak and porous brick, weak and porous brick। नेक्स्ट जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, इट इज फिफ्थ, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, देखो ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है अगर आपके अर्थ में, तो ये क्या करती है, ये जब आप ब्रिक को बर्न करोगे ना, ब्रिक को जलाओगे तो वो जलने में मदद करती है, इट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। लेकिन अगर ब्रिक में ये अच्छे से जला नहीं, ठीक है, अगर ब्रिक में अच्छे से ये चीज जला नहीं तो इस कारण से क्या होगा, कुछ कुछ गैसेस रिलीज होंगे ब्रिक के अंदर ही। ओके, पार्शियली जब जलेगा तो वो कुछ कुछ गैसेस रिलीज होंगे ड्यू टू बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो गैसेस अगर ब्रिक के अंदर रिलीज हो रहे हैं तो ये ब्रिक को क्या बना देगा, उसको पोरस बना देगा, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जल के क्या होंगे, अंदर ही अंदर गैस जो रिलीज करेंगे तो वो गैस ब्रिक अर्थ के अंदर ही फंस के रह जाएगा कहीं ना कहीं, तो आपका ब्रिक जो है पोरस हो जाएगा। अगर पोरस हो जाएगा तो लाइट वेट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। प्लस मान लो कुछ ऑर्गेनिक मैटर जला कुछ नहीं जला, तो जो नहीं जला उसका एक कैपेबिलिटी होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए, और अगर ये ब्रिक जो है आपका वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ कुछ इसका डिसएडवांटेजेस है ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंट होने का। तो देखिए, फर्स्ट, इट हेल्प्स इन बर्निंग ऑफ ब्रिक, if if but नहीं, if लिखिए, if it is incompletely burnt, it is incompletely burnt, then it will release gases which get entrapped within brick, and make it porous, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, ऑर्गेनिक मैटर absorb water and reduces strength of brick,
स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। नेक्स्ट जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है आपके ब्रिक का, इट इज सल्फर। तो इसके बारे में लिखिए, इट इज if sulfur is present in excess, अच्छा present in the brick, ऐसे लिखिए, present in the brick earth and the brick is not provided sufficient time for oxidation, then for oxidation of what? For oxidation of carbon and sulfur. Then it result in formation of a spongy and swollen structure of the brick. मतलब ब्रिक आपका थोड़ा स्पॉन्जिस और फुला फुला सा देखने को मतलब दिखेगा आपका। ओके, सो इस कारण से आपका ब्रिक कमजोर हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्ली होता नहीं है तो स्पॉन्जी एंड स्वेलन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक बनती है। ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईएस में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, इट इज वाटर। 7th नंबर पॉइंट, वाटर। अगर देखो पानी अगर बहुत सारा है, मान लो फ्री वाटर है, ओके, दो तरह का पानी होता है, एक होता है फ्री वाटर, दूसरा होता है कंबाइंड वाटर। तो अगर बहुत सारा फ्री वाटर है तो इसके कारण श्रिंकेज होता है ब्रिक का। जब ब्रिक सूख रहा होता है, जब ब्रिक को आप सुखाते हो धूप में, सन में ड्राई करते हो, तो उस दौरान इसमें श्रिंकेज होगी। लेकिन जो कंबाइंड वाटर अगर ब्रिक में प्रेजेंट है, मतलब केमिकली रिएक्ट करके बॉन्ड में अगर कहीं प्रेजेंट है, तो जब आप बर्न करोगे ना ब्रिक को, ओके, तो बर्निंग के दौरान जो पानी वाटर का लॉस होगा, ओके, बर्निंग के दौरान जो वाटर का लॉस होगा उसके कारण भी श्रिंकेज होगा, है ना। तो कंबाइंड वाटर के कारण श्रिंकेज होगा ड्यूरिंग बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस बात को लिखिए। तो लिखिए, ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री वाटर causes shrinkage of brick during drying, बहुत इंपॉर्टेंट है, whereas combined water causes shrinkage during burning। ओके, दोनों ही केस में श्रिंकेज होगा, लेकिन दो अलग अलग स्टेजेस में। और ये स्टेजेस क्या है? स्टेजेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो एक प्रोसेस होती है ड्राइंग, जब हम सुखाते हैं तो उस दौरान आपका जो फ्री वाटर है वो इवापोरेट कर जाएगा, और जब आप जलाओगे तो कंबाइंड वाटर जो है वो निकल जाएगा आपका, है ना। तो दोनों केस में आपका वॉल्यूम रिडक्शन होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करके रखा था पानी, अब वो नहीं है तो वो श्रिंक होगा। पोर प्रेशर बढ़ेगा तो श्रिंकेज होगा। ठीक है, ओके। अब हम एक नया कंसेप्ट ब्रिक से रिलेटेड देखते हैं, ब्रिक का कुछ साइज के बारे में देखते हैं। ये तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया, कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। नाउ वी विल डिस्कस डेटा अबाउट साइज एंड शेप ऑफ ब्रिक एक्सेट्रा। ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, गुड लक। बिल्डिंग मटेरियल के फुल कोर्स में अगर आपको एनरोल करनी है, द एनरोलमेंट फी इज Rs 699 ओनली। ओके, और जो कंक्रीट का जो चैप्टर हमने कुछ टॉपिक्स हमने छोड़ रखा है, उसके लिए आप कम से कम 20 पेजेस अपनी कॉपी में छोड़ देना, हम उसको बाद में कवर करवाएंगे। अभी मैं ब्रिक और टिम्बर कवर करवाता हूँ, फिर हम कंक्रीट का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर करवाएंगे,
एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग सम स्पेशल नोट्स फॉर दोस पोर्शंस, क्योंकि कंक्रीट एक वास्ट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। ओके, तो आप 20 पन्ना लगभग छोड़ देना, 20 पेजेस हम लिखवाएंगे अप्रोक्सीमेटली, और स्टोन का जो बचा हुआ है वो पोर्शन हम लिखवाएंगे, ठीक है। नाउ आई विल कवर इन ए फास्ट ट्रैक वे द ब्रिक, चैप्टर ऑफ ब्रिक एंड टिम्बर। ओके, इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस आऊंगा कंक्रीट पे और इस पे। गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो क्लास।